नमस्कार, आइए शुरू करते हैं सपनों के से दिन के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? पाठ में हमने यह पढ़ा कि यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, दूर दूर से लोग, अलग अलग राज्य से लोग आकर बस गए थे, लेकिन उनकी आपस की भाषा, आपस की बोली समझ नहीं आती थी, है ना। तो उनकी बोली को समझना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जब उनके बच्चे आपस में खेलते थे और खेल कूद में उनकी भाषा को समझने में कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। ठीक है, वे खेलते समय एक दूसरे की भाषा को आसानी से समझ लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भाषा आपसी व्यवहार में बाधक नहीं बनती। प्रश्न नंबर 2, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों से क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। तमगो मतलब मेडल, कि उन्होंने फौज का कोई मेडल प्राप्त कर लिया हो। पीटी साहब प्रीतम चंद बहुत ही कड़क इंसान थे। उन्हें किसी ने कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। सभी छात्र उनसे डरते थे। वे मार मार कर बच्चों की चमड़ी तक उधेड़ देते थे। छोटे छोटे बच्चे यदि थोड़ा सा भी अनुशासन भंग करते तो उन्हें भी वो कठोर सजा दिया करते थे। ऐसे कठोर स्वभाव वाले पीटी साहब बच्चों के द्वारा गलती न करने पर अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते हुए उन्हें शाबाश कहते थे ना। और उनकी यह शाबाश बच्चों को फौज के सारे तमगों के जीतने के समान लगती थी। प्रश्न नंबर 3, नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास होता था? यहाँ पर का आएगा। ओके, नई श्रेणी में जाकर लेखक का बाल मन इसलिए उदास हो जाता था क्योंकि उसे किताबें या अन्य लड़कियों द्वारा पढ़ी हुई ही पढ़नी पड़ती थी। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। लेखक को वो सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी जो कि पुरानी हो चुकी हैं, जो कि पहले उनसे पहले कोई और उन्हें पढ़ चुका है, और उनको वो पुरानी किताबें उनके हेडमास्टर साहब ला कर देते थे। तो लेखक को उन नई श्रेणी में जाने और नई कॉपियां और पुरानी किताबों से उन्हें ना एक वो विशेष गंध सी आने लगती थी। मतलब उनका मन करता था कि जब मैं नई श्रेणी में जा रहा हूँ तो मुझे नई किताबें मिले, लेकिन उन्हें मिलती पुरानी थी। तो उनका बाल मन जो था ना वो उदास होने लगता था। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी फौजी जवान क्यों समझने लगता था? लेखक गुरदयाल सिंह फौजी बनना चाहता था। उसने फुल बूट और शानदार वर्दी पहने लेफ्ट राइट करते फौजी जवानों की परेड को भी देखा था। इसी कारण स्काउट परेड के समय धोबी की धुली वर्दी, पॉलिश किए बूट तथा जुराबों को पहनकर वह स्वयं को फौजी जवान ही समझता था। स्काउट परेड में जब पीटी मास्टर लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह की सीटी बजाकर मार्च करवाया करते थे, तब उनके राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर लेखक अपने छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या कदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक की आवाज करते हुए स्वयं को विद्यार्थी न समझकर फौजी समझने लगता था। मीन्स वो उनको ऐसी फील होती थी कि जैसे फौजी परेड में चलते हैं ना, हम भी वैसे ही चल रहे हैं। और उनकी जो यूनिफॉर्म होती थी, उनके जो बूट होते थे वो भी सिमिलर होते थे। तो इसीलिए वो खुद को लेफ्ट राइट करते हुए फौजी जवान समझने लगते थे। प्रश्न नंबर 5, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया था? क्या हुआ था कि पीटी साहब चौथी कक्षा को फारसी भी पढ़ाते थे और एक बार उन्होंने बहुत कठिन शब्द रूप याद करना दे दिया। जब अगले दिन बच्चे वो शब्द रूप याद नहीं कर पाए तो उन्होंने बच्चों को पीठ ऊंची करके
क्रूरतापूर्ण ढंग से, बहुत ही गंदे ढंग से मुर्गा बनने का आदेश दिया। तो उस समय हेडमास्टर सर जो थे वो राउंड पर आ गए और यह दृश्य देखकर हेडमास्टर उत्तेजित हो उठे। इसी कारण उन्होंने पीटी साहब को सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया। प्रश्न नंबर 6, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। सपनों के से दिन पाठ के लेखक गुरदयाल सिंह के अनुसार उन्हें तथा उनके साथियों को बचपन में स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। मीन्स खाली लेखक ही नहीं, लेखक के दोस्तों को भी, उनके साथियों को भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। चौथी कक्षा तक कुछ लड़कों को छोड़कर अन्य सभी जो भी उनके साथी थे वो रोते पीटते चिल्लाते स्कूल जाया करते थे। स्कूल में धोबी पिटाई मतलब बहुत गंदी पिटाई पड़ती थी। धोबी पिटाई तथा मास्टरों की डांट फटकार के कारण स्कूल उन्हें एक नीरस व भयानक स्थान प्रतीत होता था और उनके मन में एक डर बैठ गया था कि वो स्कूल नहीं जाएंगे। इसके बावजूद कभी कभी उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। कब अच्छा लगता था? जब स्काउट एंड गाइड कराया जाता था, स्काउटिंग कराई जाती थी। वे पढ़ाई लिखाई के स्थान पर जब लड़कों के हाथ में नीली और पीली झंडियां पकड़ा दी जाती थी और 1 2 3 करके इन झंडियों को ऊपर नीचे कराते थे। हवा में लहराती ये झंडियां बड़ी अच्छी लगती थी। अच्छा काम करने पर पीटी सर की शाबाशी भी मिलती थी। तब यही कठोर पीटी सर बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे और ऐसे अवसर पर उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है कि एक स्कूल जाना कब अच्छा नहीं लगता था, जब टीचर्स पिटाई करते थे, बहुत सारा होमवर्क देते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, और अच्छा कब लगता था जब उन्हें स्काउटिंग अभ्यास कराया जाता था और नीली पीली झंडियां उनके हाथ में देकर उनसे परेड कराई जाती थी। और सबसे मेन बात, जब पीटी सर उन्हें शाबाशी देते थे तो उनका दिन बन जाता था। प्रश्न नंबर 7, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजना बनाया करता था और उसे पूरा न करने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। लेखक और लेखक के साथी भी ऐसे थे। अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, वो इस तरह का अपना टाइम टेबल बना लेता था कि सर ने हमें 200 क्वेश्चन दिए हैं और रोज अगर वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 20 दिन में वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का भी डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाता, पर उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती। फिर दिन बहुत छोटे लगने लगते और स्कूल का डर भी बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद भी उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगता कि जो छुट्टियों का काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटना ही अधिक बेहतर समझते थे। ओके, पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अभी जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी तब भी मैंने हेडमास्टर सर की और पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया था। ठीक है, आप कुछ पॉइंट वहां से भी ले सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहले हम भारी व्यक्तित्व बताएंगे उनका कि पीटी सर अर्थात प्रीतम चंद ठिगने कद के थे, छोटा कद था उनका, लेकिन उनका शरीर जो था वो दुबला पतला और गठीला था। उनके चेहरा
उनका चेहरा चेचक के दागों से भरा था, उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे खाकी वर्दी, चमड़े के पंजे वाले बूट पहनते थे। उनके बूटों की ऊंचाई एड़ियों के नीचे खुरियां लगी रहती थी। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरे वाली कीलें ठुकी रहती थी। मतलब अगर हम उनके जो बॉडी फिगर की बात करें और उनके पहनावे की बात करें, तो हमें जो पीटी सर हैं वो ऐसे दिखते हैं कि उनकी हाइट बहुत कम है, लेकिन उनका शरीर पतला दुबला है। लेकिन ठीक है, उनका जो चेहरा है वो उनके चेहरे पर चेचक के दाग भरे हुए हैं। उनकी आंखें बाज की तरह तेज थी। वे खाकी वर्दी और चमड़े के पंजे वाले बूट पहनते थे, और बूटों के नीचे ना, ताकि उनकी हाइट ऊंची दिखे, इसलिए एड़ियों के नीचे खुरियां लगवाते थे। बूटों के अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटी सिरे वाली कीलें भी ठुकी रहती थी, ताकि जब वो चले तो ठक ठक की आवाज से बच्चे दूर से ही समझ जाएं। अब आता है उनका आंतरिक व्यक्तित्व। आंतरिक व्यक्तित्व की बात करी जाए तो वो एक कुशल अध्यापक थे। वे चौथी श्रेणी के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे। वे मौखिक अभिव्यक्ति एवं याद करने पर बल दिया करते थे। वे छात्रों को दिन रात एक करके पढ़ाई करने की शिक्षा दिया करते थे। वे कुशल प्रशिक्षक भी थे, ट्रेनर भी थे, क्योंकि स्काउट एंड गाइड भी तो वही कराते थे ना, और स्काउट एंड गाइड की उनसे अच्छी ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकता था। लेकिन उन्हें कठोर अनुशासन प्रिय था। मीन्स वो चाहते थे कि स्कूल में कठोर अनुशासन बनाए रखें छात्र, और छात्रों को भयभीत रखते थे। जब सुबह मॉर्निंग असेंबली का टाइम होता था तो वो बिल्कुल सीधी लाइन बनवाते थे, और कोई मजाल नहीं होती थी कि बच्चा इधर उधर देख जाए या अपना कोई भी बॉडी पार्ट हिलाए ना। बिल्कुल स्ट्रेट सब बच्चों को खड़े रहने की परमिशन दी जाती थी। पर हमें उनका लास्ट में कोमल हृदय भी दिखाई दिया। जब उन्हें म्यूटल कर दिया गया स्कूल से, तो हमने देखा कि उन्होंने अपने घर में 2 तोते पाल रखे हैं, जिनको वो बहुत प्यार से बादाम छिल कर खिलाते हैं। इसके अलावा वे छात्रों द्वारा सही काम किए जाने पर उन्हें शाबाशी भी देते थे। ठीक है, तो भारी व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व 2 पॉइंट बना के आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है उनमें से कि बच्चों की ये स्वाभाविक विशेषता होती है कि खेल ही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। सपनों के से दिन नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हाँ, बच्चों को तो खेल ही अच्छा लगता है, और खेल में ना उनकी कोई भाषा बाधा बनती है, ना ही उनकी कोई चोट बाधा बनती है। अगर वो बुरी तरह जख्मी भी हो जाते हैं तो उस टाइम पे तो पेरेंट्स भी ऐसे होते थे, 2 थप्पड़ और लगा देते थे ना। तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ खेलना पसंद है, चाहे कोई भी अड़चन आए, चाहे माँ बाप गुस्सा करें, चाहे उन्हें चोट लगे, चाहे उनके लिए मतलब सामने वाला दोस्त किसी भी भाषा में बात करे, उनको कोई मायने नहीं रखता। बच्चे सिर्फ खेलना पसंद करते हैं। लेखक के बचपन के समय बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं लेते थे, स्पष्ट कीजिए। अपने बचपन के दिनों में लेखक जिन बच्चों के साथ खेलता था, उनमें अधिकांश तो स्कूल जाते ही नहीं थे। जो कभी गए भी, वे पढ़ाई में अरुचि होने के कारण किसी दिन अपना बस्ता तालाब में फेंक कर आ गए, और फिर स्कूल गए ही नहीं। और उनके पेरेंट्स भी ऐसे होते थे कि ले भाई, अब तुम स्कूल तालाब में फेंक आए हो। अब उनके पास भी पैसे नहीं होते थे कि दोबारा उन्हें किताबें दिलाएं, बस्ता दिलाएं और उन्हें स्कूल भेजें। तो उस टाइम के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं रखते थे। प्रश्न नंबर 3, लेखक के बचपन में बच्चों के न पढ़ पाने के लिए अभिभावक अधिक जिम्मेदार थे। हाँ, अभिभावक जिम्मेदार थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने का प्रयास ही नहीं करते थे। परचूने और आरती जैसे कारोबारी भी अध्यापक से कहते थे कि मास्टर जी, हमने इन्हें कौन सा तहसीलदार लगवाना है, थोड़े बड़े हो जाएंगे
तो पंडित घनश्याम दास से मनूनी का काम सिखा देंगे। स्कूल में अभी तक यह कुछ भी नहीं सीख पाया। इससे स्पष्ट है कि बच्चों की पढ़ाई न हो पाने के लिए अभिभावक भी जिम्मेदार थे। प्रश्न नंबर 4, गर्मी की छुट्टियों के पहले और आखिरी दिन में लेखक ने क्या अंतर बताया? लेखक ने बताया कि तब गर्मियों की छुट्टियां 1.5-2 महीने की पड़ती थी। स्टार्टिंग में वे खूब मौज मस्ती करते थे, टाइम टेबल भी बनाते थे, पर उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ते नहीं थे। फिर बाद में उनको डर लगने लगता था कि कैसे काम पूरा करेंगे, लेकिन लास्ट में जब उनका काम पूरा नहीं हो पाता था तो वो सोचते थे कि ठीक है, थोड़ा डांट ही खा लेंगे या पिटाई खा लेंगे, पर काम कौन ही करे। लेखक ने सस्ता सौदा किसे कहा और क्यों? लेखक ने सस्ता सौदा उस समय के मास्टरों द्वारा की जाने वाली पिटाई को कहा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। सस्ता सौदा उस समय के मास्टरों द्वारा की जाने वाली पिटाई को कहा। इसका कारण यह है कि उस समय के अध्यापक गर्मी की छुट्टियों के लिए 200 सवाल दिया करते थे। अब लेखक उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल भी बनाता था, लेकिन वो कवर नहीं कर पाता था। अंत में जब होमवर्क नहीं हो पाता था तो मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर उसे ही वे स्वीकार कर लेते थे। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने 7वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई की उसमें स्कूल के हेडमास्टर जी का योगदान अधिक था, स्पष्ट कीजिए। हमने जैसे कि पढ़ा है चैप्टर में कि जो लेखक है उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस समय लेखक को याद था कि उस समय पूरे साल की किताबें 1 या 2 रुपए में आती थी, फिर भी अभिभावक पैसों की कमी के कारण उन्हें नहीं दिला पाते थे। ऐसी स्थिति में उसकी पढ़ाई भी तीसरी चौथी में छूट जाती, परंतु स्कूल के हेडमास्टर जो किसी अमीर परिवार के बच्चे को पढ़ाने जाते थे, वे उसकी पुरानी किताबें प्रति वर्ष लेखक को दे दिया करते थे। इससे लेखक ने 7वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। इस तरह उसकी पढ़ाई में स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी का विशेष योगदान था। प्रश्न नंबर 7, पीटी मास्टर प्रीतम चंद को देखकर बच्चे क्यों डरते थे? क्योंकि उनके शरीर के बारे में हम बता देंगे, क्योंकि उनका शरीर ठीक ना था। वो बूट ऐसे पहनते थे जिनसे ठक ठक की आवाज़ आती थी और वो बच्चों को देखकर कभी भी मुस्कुराते नहीं थे और हमेशा एक डर बना रहता था बच्चों के मन में कि पीटी सर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें डांट पड़ ही ना जाए। प्रश्न नंबर 8, लेखक और उसके साथी प्रीतम चंद की दी गई सजा वाला कौन सा दिन आजीवन नहीं भूल सके? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फारसी की कक्षा में मास्टर प्रीतम चंद ने किस तरह शारीरिक दंड दिया जो बच्चों को आजीवन याद रहा? मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को चौथी कक्षा में फारसी पढ़ाते थे। पहले तो हम यही लिख देंगे। फिर उन्होंने शब्द रूप याद करने दिए जो कि उन्होंने नेक्स्ट डे सुनना चाहा। ओरल टेस्ट लिया तो किसी भी बच्चे को नहीं आता था, तो प्रीतम चंद को गुस्सा आ गया। उन्होंने बच्चों को मुर्गा बना दिया और मुर्गा बनाने का ढंग भी उनका अनोखा था। उन्होंने कहा कि अपनी पीठ ऊंची करके रखो। उनके द्वारा दिया गया यह शारीरिक दंड बच्चे आजीवन नहीं भूल सके। हेडमास्टर ने प्रीतम चंद के विरुद्ध क्या कार्रवाई की? उन्होंने जब ये सारी चीज़ें देखी कि बच्चों को सजा दी जा रही है, मुर्गा बनाया जा रहा है, तो हेडमास्टर जी क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रीतम चंद के निलंबन का आदेश रियासत की राजधानी नाभा में भेज दिया। वहाँ के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर हरजी लाल के आदेश की मंजूरी मिलना आवश्यक था। तब तक प्रीतम चंद स्कूल नहीं आ सकते थे। प्रीतम चंद के निलंबन के बाद भी बच्चों के मन में उनका डर किस तरह समाया था? मतलब अभी प्रीतम चंद स्कूल नहीं आते थे, सस्पेंड हो गए थे, फिर भी बच्चों के मन में एक डर बैठा हुआ था, समाया हुआ था। क्यों? विद्यालय के लड़के पीटी मास्टर प्रीतम चंद की पिटाई से इतने डरे हुए थे कि यह पता होते हुए भी कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद जब तक नाभा से डायरेक्ट बहाल नहीं करेंगे
डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो बच्चों की छाती धक धक करती, फटने को आती। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नोहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने ना आ जाते, तब जाके बच्चों को तसल्ली होती, तब उनके चेहरे पर मुस्कान आती कि अभी प्रीतम चंद नहीं आएंगे, या तो हमें मास्टर जी नौहरिया पढ़ाएंगे या फिर शर्मा जी पढ़ाएंगे, तब जाकर उनको तसल्ली होती, वरना वो तब तक डर में रहते कि शायद प्रीतम सर ना आ जाए। इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ ऐड किए हैं। अधिकतर क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा लिखने का ढंग चेंज हो जाता है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं इनको भी जल्दी से, कि लेखक ने अपने विद्यालय को हरा भरा बनाने के लिए किए गए प्रयासों का, जो प्रयास किए गए थे उनका वर्णन कीजिए। इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कि लेखक के विद्यालय में अंदर जाने के रास्ते के दोनों ओर अलियार के बड़े ढंग से कटे छांटे झाड़ उगे थे। उसे उनके नीम जैसे पत्तों की गंध अच्छी लगती थी। इसके अलावा उन दिनों क्यारियों में कई तरह के फूल उगाए जाते थे। इनमें गुलाब, गेंदा, मोतिया की दूध सी कलियां होती थी, जिनकी महक बच्चों को आकर्षित करती थी। ये फूलदार पौधे विद्यालय की सुंदरता में वृद्धि करते थे। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने विद्यालय को स्वच्छ बनाते हुए हरा भरा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उतना प्रयास नहीं कर सकते तो कम से कम जो भी पेड़ पौधे फूल पत्तियां लगी है आपके विद्यालय में, उनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं ना। हमें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए और विद्यालय को हरा भरा बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। लेखक और उसके साथियों द्वारा गर्मी की छुट्टियां बिताने का ढंग आजकल के बच्चों द्वारा बिताई जाने वाली छुट्टियों से किस तरह अलग होता था। उस टाइम पे बच्चे जो थे वो बाहर खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, तालाब पर जाना, कपड़े उतार कर पानी में कूद जाना ना, फिर कुछ समय बाद भागते हुए एक रतीले टीले पर जाकर रेत के ऊपर लेटने लगते, गीले शरीर को गर्म रेत से खूब लथपथ कर उसी तरह भागते, किसी ऊंची जगह से तालाब में छलांग लगा देते, रेत को गंदे पानी से साफ कर फिर टीले की ओर भाग जाते। याद नहीं कि ऐसा 5 बार, 10 बार, 15, 20 बार करते हैं वो खुश होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में बिताते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, है ना, जैसे लूडो, चेस, वीडियो गेम, कंप्यूटर पर गेम, ये बहुत सारे इस तरह के इंडोर गेम्स खेलते हैं। वे टीवी पर कार्टून और फिल्में देखकर अपना समय बिताते हैं। कुछ बच्चे माता पिता के साथ कहीं ट्रिप पर चले जाते हैं, पहाड़ों में या ठंडे स्थानों पर। मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल से क्यों निलंबित कर दिया गया और निलंबन के औचित्य उस घटना से उभरने वाले जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए। आपको निलंबन पता है क्योंकि उन्होंने शब्द रूप दिया था ना, और बच्चे याद नहीं कर पाए, फिर उन्होंने दंड दिया तो इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया। प्रीतम चंद का निलंबन उचित ही था क्योंकि वो बच्चों को इस तरह फारसी क्या कोई भी विषय नहीं पढ़ा सकते थे। शारीरिक दंड देने से बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, इससे बच्चे दब्बू बन जाते हैं, उनके मन में अध्यापकों और शिक्षा के प्रति भय समा जाता है, इससे पढ़ाई में उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 4, सपनों कैसे दिन पाठ में हेडमास्टर शर्मा जी बच्चों को मारने पीटने वाले अध्यापकों के प्रति क्या धारणा थी? जीवन मूल्यों के संदर्भ में उसके औचित्य पर विचार कीजिए। जो हेडमास्टर जी थे वो तो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, और जब उन्होंने प्रीतम चंद को देखा तो वो उसके पक्ष में नहीं थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और उनको निलंबन करने के आदेश दे दिए। मतलब ऐसे जो टीचर थे उनके प्रति उनकी धारणा अच्छी नहीं थी, ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध वे कठोर कदम उठाते थे। ऐसे अध्यापकों को स्कूल में आने से रोकने के लिए वे उनके निलंबन तक की सिफारिश कर देते थे।
और हेडमास्टर जी का ऐसा करना पूरी तरह उचित था, क्योंकि बच्चों के मन से शिक्षा का भय निकालने के लिए मारपीट जैसे तरीकों को बच्चों से कोसों दूर रखना चाहिए। मारपीट के भय से अनेक बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, तो बहुत से बच्चे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, तो हेडमास्टर जी का जो ये कदम था, उनको निलंबन करने का, म्युअत्तल करने का, ये हमारी नज़र में बिल्कुल उचित था। प्रश्न नंबर 5, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों का खेल कूद में अधिक रुचि लेना अभिभावकों को अप्रिय क्यों लगता था। पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है, इससे किन जीवन मूल्यों की प्रेरणा मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो सब बच्चों का फेवरेट होने वाला है, क्योंकि बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप इतना अच्छा लिख सकते हैं ना कि इस क्वेश्चन को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। पढ़ लेते हैं एक बार। सपनों के से दिन पाठ में जिस समय का वर्णन हुआ है, उस समय अधिकांश अभिभावक अनपढ़ थे। वे निरक्षर होने के कारण शिक्षा के महत्व को नहीं समझते थे। वे खेलकूद को समय गंवाने से अधिक कुछ भी नहीं मानते थे। अपनी इसी सोच के कारण बच्चे खेलकूद में जब चोटिल हो जाते थे, पाँव छिलवा कर आ जाते थे, तो उन पर रहम करने की बजाय उनकी और पिटाई कर देते थे। वे शारीरिक विकास और जीवन मूल्यों के उन्नयन में खेलों की भूमिका को नहीं समझते थे, इसलिए बच्चों को खेलकूद में रुचि लेना उन्हें अप्रिय लगता था। छात्रों के लिए अगर बात की जाए कि पढ़ाई के साथ खेलों का छात्र जीवन में क्या महत्व है, तो खेलों का विशेष महत्व है। ये खेलकूद एक और हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, तो दूसरी ओर सहयोग की भावना, पारस्परिकता, सामूहिकता, मेल जोल रखने की भावना, हार जीत को समान समझना, त्याग, प्रेम, सद्भाव जैसे जीवन मूल्यों को उभारते हैं तथा उन्हें मजबूत बनाते हैं। इन्हीं जीवन मूल्यों को अपनाकर व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर सपनों के से दिन। पहले आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बाद में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं। अधिकतर क्वेश्चंस में सेम चीजें पूछी गई है, लेकिन उनके पूछने का ढंग थोड़ा सा बदल गया है ना। जब क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा जाए, जिस क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछा जाए, तो बच्चों को उसी तरीके से आंसर लिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सेम स्टोरी आप हर एक क्वेश्चन में रिपीट कर दो, नहीं, उसको पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या पूछा है उसने और कैसे उसको हमें आंसर करना है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।